नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इंडिया की जो टर्म है सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की, ये 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगी। क्या मायने हैं इंडिया की इस टर्म के, इससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेलीकॉम वार से संबंधित, और तीसरे नंबर पर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इंडिया को एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया। इंडिया की टर्म स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2021 से 2 साल का ये कार्यकाल रहेगा। देखो, पहली बार नहीं है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है। ये इंडिया की 8वीं टर्म होगी। वैसे देखो, ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। वैसे तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उनका इलेक्शन रीजनल और सब रीजनल ग्रुपिंग के आधार पर होता है। जैसे आप यहाँ पर नज़र डालिए, ये सब रीजनल ग्रुप्स हैं: अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, और सबसे लास्ट में ईस्टर्न यूरोप। जब भी कोई देश इलेक्ट होता है सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, तो उसका कार्यकाल 2 साल का होता है। और सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या कितनी है? 10। तो हर साल 5 मेंबर्स का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए 5 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं एज ए नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में। इस बार 1 जनवरी 2021 से जो नए 5 मेंबर होंगे वो इस प्रकार से हैं: मैक्सिको, इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड, कीनिया। देखो, वैसे तो रीजनल ग्रुपिंग के आधार पर इलेक्शन होता है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर्स। एक बार अगर रीजनल ग्रुप इंडोर्स कर देता है किसी देश की मेंबरशिप को, तो उसका चुना जाना आसान हो जाता है। फिर ज़्यादातर देश यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उसी देश को समर्थन दे देते हैं जिसकी मेंबरशिप को रीजनल ग्रुप ने इंडोर्स किया है, एक्सेप्ट दोज कंट्रीज जिनका कोई विवाद है उस देश के साथ। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए एशिया ग्रुप ने इंडिया की मेंबरशिप को इंडोर्स कर दिया है, तो ज्यादातर देश यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडिया को ही वोट दे देंगे, बट एक्सेप्ट दोज कंट्रीज जिनको इंडिया से कोई दिक्कत है, जो इंडिया के दुश्मन देश हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। अभी भी ऐसा ही हुआ। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने इंडिया का समर्थन कर दिया था, और जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग हुई तो टोटल वोट्स कास्ट हुए 192। 192 में से इंडिया को 184 वोट्स प्राप्त हुए, जबकि 8 देशों ने इंडिया के अगेंस्ट वोट दिया। ये पता नहीं है कौन से ये 8 देश हैं जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट वोट दिया, क्योंकि वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट की सहायता से होती है। पता नहीं लगता कौन से देश ने किसको वोट दिया। जो नए 5 मेंबर्स बने अलग अलग रीजनल ग्रुप से, उनमें से देखो मैक्सिको को सबसे ज्यादा वोट्स प्राप्त हुए, दूसरे नंबर पे इंडिया को, तीसरे नंबर पे नॉर्वे को, चौथे नंबर पे आयरलैंड और 5वें नंबर पे कीनिया। अफ्रीकन ग्रुप से देखो 2 देशों के बीच लड़ाई थी, जिबूती और कीनिया। जिबूती को समर्थन हासिल था चाइना का और चाइना के मित्र देशों का, जबकि कीनिया फेवरेट था वेस्टर्न कंट्रीज का। पहले राउंड में कोई भी देश यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 2/3 वोट नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन दूसरे राउंड में कीनिया जीत गया। इसके अलावा एक और ग्रुप, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, इस ग्रुप में भी आयरलैंड और कनाडा के बीच फाइट थी नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। कनाडा ने भी पुरजोर कोशिश की थी इलेक्शन जीतने के लिए, बट आयरलैंड इलेक्शन जीत गया, कनाडा हार गया। हाँ, तो एक बात मैंने बोली थी कि देखो, इंडिया 8वीं बार मेंबर बना है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये आसान नहीं है। वैसे तो
जैसा हमने डिस्कस किया, रीजनल और सब रीजनल ग्रुपिंग के आधार पर इलेक्शन होता है, बट वेटिंग लिस्ट काफी ज्यादा लंबी होती है। पहले से दूसरे देशों का नंबर होता है। दूसरे देश शिकायत भी करते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, जापान जैसे देश जो हैं वो बार बार सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनते रहते हैं और हमारा नंबर नहीं आता। तो इंडिया को जब भी अब नॉन परमानेंट मेंबर बनना पड़ता है तो किसी देश को कन्विंस कराना पड़ता है कि भैया वैसे बारी आपकी है, लेकिन हमें बनने दीजिए, अभी टाइम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, हमें आवश्यकता है बनने की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई बार आपने देखा होगा ये टिकट काउंटर है, लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, एकदम से कोई पर्सन आएगा आगे आगे और जो सबसे पहले लगा है उसे बोलेगा कि भैया वैसे तो टिकट आपको लेनी है, लेकिन मुझे जल्दी है, मेरी ट्रेन निकल रही है, आप प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं टिकट आपसे पहले ले लेता हूं। तो ये टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जांपल है। उसी प्रकार से नंबर वैसे अभी अफगानिस्तान का था सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनने का, बट इंडिया ने अफगानिस्तान को कन्विंस किया। हमारे जो वहाँ पे एम्बेसी है उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार के साथ बात की कि भैया प्लीज़ हमें बनने दीजिए मेंबर, अभी फिलहाल नॉन परमानेंट, हमें आवश्यकता है, हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस अनसर्टेन वर्ल्ड में। इससे पहले इंडिया ने कजाकिस्तान को कन्विंस किया था। और देखो, किसी देश को कन्विंस करना आसान नहीं होता कि भैया आप मेंबर मत बनिए, आपकी जगह हम बन जाते हैं। कोई भी देश आसानी से अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है इंडिया 8वीं मेंबर बनेगा तो ये इंडिया की एक अचीवमेंट है। इंडिया ने पहले कजाकिस्तान को कन्विंस करवाया था, अब अफगानिस्तान को कन्विंस किया है अपनी सीट छोड़ने के लिए, तो काफी डिप्लोमेटिक कैपिटल का इंडिया ने इस्तेमाल किया होगा। और देखो, इस बार सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो इलेक्शन हुआ वो पहले के अपेक्षाकृत अलग था। पहले तो साइमल्टेनियस वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन इस बार जनरल असेंबली हॉल में एक एक एम्बेसडर को अलाउ किया गया अंदर जाने के लिए और अपना वोट कास्ट करने के लिए। इवन इस बार इलेक्शन का जो कैंपेन था वो भी अनकन्वेंशनल था। जूम एप्लीकेशन की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और जो कैंडिडेट्स थे इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने अपना ब्राउजर और पैम्पलेट्स शेयर किए। इससे पहले क्या हुआ करता था, जो देश इलेक्शन लड़ रहे होते थे उनके डिप्लोमेट्स दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को रेस्टोरेंट्स में लेकर जाते थे, खर्चा करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इलेक्शन जिन्होंने लड़ा उनका काफ़ी पैसों की बचत हो गई। हमारी तरफ से TS त्रिमूर्ति ये न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास काफ़ी मल्टीलेटरल स्किल्स हैं। इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी इलेक्शन से पहले कि यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग में पास्ट में इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और फ्यूचर में भी इंडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोविड और पोस्ट कोविड ईरा में इंडिया लीडरशिप प्रोवाइड करेगा इस वर्ल्ड को और रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम को भी एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेगा। वैसे देखो, बहुत सारे साल हो गए, उम्मीद की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा और विभिन्न देशों के द्वारा कि यूएन में रिफॉर्म्स आएंगे, बट अभी तक तो यूएन में रिफॉर्म्स आए नहीं हैं। इवन 9/11 के बाद भी कहा गया था कि यूएन टफ एक्शन लेगा टेररिज्म के अगेंस्ट, लेकिन देखो अभी तक टेररिज्म से संबंधित कोई कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडोप्ट नहीं की गई है। इवन टेररिज्म वर्ड पर भी सहमति नहीं बन सकी है कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इंडिया अब नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है तो हो सकता है इंडिया अपने इस कार्यकाल का इस्तेमाल करें सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाने के लिए और जल्द ही इंडिया परमानेंट मेंबर भी बन सकता है बाकी 5 देशों की तरह, जैसे US, चाइना, UK, रशिया, फ्रांस। बट देखो, इस आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में कोई बदलाव होगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, ऑलमोस्ट निश्चित है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिफॉर्म्स नहीं होने वाले हैं। तो इंडिया को ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ऑलरेडी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो तैयार नहीं होंगे
अभी उनको जो प्रिविलेजेस हासिल हैं, विशेषाधिकार हासिल हैं, जो वीटो हासिल हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये विशेषाधिकार अभी किसी दूसरे देश को मिले। और देखो, इससे भी ज्यादा इवन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि दूसरे देशों को अब ये विशेषाधिकार मिले या फिर इस प्रकार से परमानेंट मेंबरशिप मिले, वीटो मिले। इसलिए जो देश परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं सिर्फ वही इच्छुक हैं, अदरवाइज बाकी देशों में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट रिफॉर्म्स के प्रति नहीं है। अंत में देखो, राइटर के द्वारा यह कहा जाता है, न्यूयॉर्क में इंडियन मिशन की रेपुटेशन काफी अच्छी है। जो परमानेंट मेंबर्स का इन्फ्लुएंस है वैसा ही इन्फ्लुएंस इंडिया का है, ऐसा माना जाता है। और सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स जब बैठते हैं तो कोई भी रेजोल्यूशन को अगर एडोप्ट किया जाए तो इसके लिए कम से कम 9 मेंबर्स की सहमति होना जरूरी है। लेकिन हाँ, 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो होती हैं, वो चाहे तो किसी भी रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए 9 मेंबर्स की एसेंट की आवश्यकता होती है। तो बंद कमरे में काफी सारे ऐसे इश्यूज आएंगे जहां पर इंडिया को उन इश्यूज पर टफ स्टैंड लेना होगा, बैलेंस इस्टेब्लिश करना होगा। बंद कमरे में आर्म ट्विस्टिंग होती है, रियल पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। इंडिया को यह चाहिए कि इंडिया किसी देश को ऑफेंड ना करे। हाँ, जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट करें, यह हमें चाहिए। बट इंडिया कोई ऐसा स्टैंड ना ले जिससे हम दूसरे देशों को ऑफेंड कर दें, ऐसी राय राइटर देते हैं। अब देखना यह होगा कि जो ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं उनको इंडिया नए तरीके से कैसे टैकल करता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आने वाले वर्ल्ड में किस प्रकार से ट्विस्ट एंड टर्म्स देखने को मिलेंगे, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी, कौन से ऐसे इश्यूज आएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा के लिए जिन पर इंडिया के लिए बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टेलीकॉम वार से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस हैं और इन्हीं टेंशंस के बीच डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाल ही में बीएसएनएल के 4G अपग्रेडेशन टेंडर को कैंसिल कर दिया। मकसद ये था कि चाइना की हुवेई और ZTE कंपनीज इस टेंडर में पार्टिसिपेट ना कर सकें। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लोकल ऑपरेटर्स जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इनको भी बोल दिया है कि आप चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर कम से कम रिलाई कीजिए। इसके अलावा इंडियन रेलवेज ने भी बीजिंग नेशनल रेलवे के साथ 471 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को डेवलप करने से संबंधित था। देखो, यूएस काफ़ी समय से ये बोल रहा है कि चाइना की हुवेई और ZTE जैसी कंपनीज जो हैं वो अगर किसी देश में ऑपरेशन करते हैं तो उस देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशंस करते वक्त ये कंपनीज यूजर्स का जो डेटा है वो भी माइन करती हैं, सर्विलेंस करती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज हैं इनके लिंक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हैं। इस वजह से जिस देश में ये कंपनीज ऑपरेशन करती हैं उस देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया है। देखो, अभी चाइना की कंपनीज की काफ़ी पकड़ है हमारे देश की टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मार्केट में, जैसे एयरटेल, वोडाफोन। इन कंपनीज का जो 4G नेटवर्क है वो तो चाइना की हुवेई और ZTE कंपनीज के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारी टोटल टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में हुवेई का जो शेयर है वो नियर 25% है। भारतीय एयरटेल कंपनी टोटल जितने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करती हैं उनमें से 30% यानी 30% चाइनीज़ कंपनी हुवेई के द्वारा सप्लाई किए हुए हैं। और वोडाफोन आइडिया भी ऑलमोस्ट 40% वो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करती हैं जो चाइनीज़ कंपनीज ने सप्लाई किए हैं इनको। हाँ, रिलायंस जियो चाइनीज़ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करती है क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट है साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी के साथ। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है
सरकार देखो जानबूझ के उन सेक्टर्स को चूज कर रही हैं जहां पर अल्टरनेटिव सप्लाई चेन उपलब्ध है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर देखो हमारी कंपनीज चाइना से टेलीकॉम इक्विपमेंट को इंपोर्ट नहीं करेंगे, उनसे नहीं खरीदेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है यूरोपियन कंपनी से हम टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। बट अगर हम मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री की बात करें, यहां पे देखो चाइनीज सप्लाई चेन को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि चाइनीज हैंडसेट कंपनीज ने बहुत पकड़ बना ली है इंडिया की मार्केट में, और उनकी बराबर की कंपनीज यूरोप में भी नहीं हैं। तो इंडिया अभी फिलहाल इस सेक्टर को टच नहीं कर रही है। चाइनीज हैंडसेट कंपनीज पर बैन इंडिया फिलहाल नहीं लगा रहा है, लेकिन टेलीकॉम इक्विपमेंट की अल्टरनेटिव सप्लाई चेन उपलब्ध है, इसलिए इंडिया इस सेक्टर को छू रहा है। यहां पर चाइनीज कंपनीज की एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इसके बाद राइटर के द्वारा यह बोला जाता है, देखो अभी हम अल्टरनेटिव सप्लाई चेन पर डिपेंड कर सकते हैं। जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट हमें परचेज करने हैं, हम साउथ कोरिया या फिर ताइवान की कंपनी से परचेज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर का होना चाहिए कि हम यहां पर ही इंडिया में ही टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें और हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना होना पड़े। अभी फिलहाल देखो समय ऐसा है, जल्द ही सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है, इससे सरकार को काफी रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की आवश्यकता फिलहाल की सिचुएशन में काफी ज्यादा है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप करना होगा ताकि ज़्यादा एनर्जी डाइवर्ट की जा सके 5G इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर, और चाइनीज फर्म्स को हमारे देश में 5G ट्रायल से एक्सक्लूड किया जा सके। इतिहास देखो हमें बताता है, जब जब इंडिया में क्राइसिस आते हैं तो उस क्राइसिस के दौर से इंडिया निकलता है और ज़्यादा इनोवेशन के साथ। तो अभी क्राइसिस है, सरकार जैसा कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, R&D पर फोकस करें, हमारे देश में जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करें इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में सेटअप हों, और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जिनको अभी फिलहाल हम परचेज करते हैं उनको हमें परचेज ना करना पड़े, वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हों। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टेलीकॉम वार से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्तों में अभी काफ़ी सारी टेंशन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया किसी स्टेट बेस्ड एक्टर ने ये अटैक करवाया, मतलब कोई स्टेट बेस्ड एक्टर रिस्पॉन्सिबल है ऑस्ट्रेलिया में हुए साइबर अटैक के लिए। साफ तौर पर इशारा चाइना की तरफ था। ऑस्ट्रेलिया का आरोप ये था कि इस अटैक ने हमारे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया, इवन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक, और दूसरे पब्लिक यूटिलिटीज़ भी प्रभावित हुई इस अटैक की वजह से। देखो ये चाइना की रणनीति का एक हिस्सा है। साइबर अटैक चाइना की स्ट्रेटजी का पार्ट है वार की सिचुएशन में, और चाइना इसे 3 फेसेस में एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहला फेस, चाइना मिलिट्री के ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है, मतलब मिलिट्री के द्वारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे तबाह करने की कोशिश चाइना के द्वारा की जाती है साइबर अटैक की सहायता से पहले फेज में। और देखो गवर्नमेंट के बीच और मिलिट्री के बीच जो कम्युनिकेशन सेटअप होता है उसे भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद फेज 2 में सिविल नेटवर्क्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, इन सब को नुकसान पहुंचाया जाता है। और फेज 3 में चाइना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करता है, या फिर इसके अलावा जो बचे हुए नेटवर्क्स हैं उनको टारगेट करता है। देखो हम बात करें इंडिया की, हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी कैसी है, क्या हम इस प्रकार के साइबर अटैक के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सिचुएशन देख लीजिए। 2016 में बैंक्स ने ये इन्फॉर्म किया कि ऑलमोस्ट 32 लाख यूजर्स का जो डेबिट कार्ड का डेटा है वो चोरी हो गया है। 2018 में पुणे बेस्ड एक कॉस्मोस बैंक ने
मालवेयर अटैक में 94 करोड़ रुपए लॉस कर दिए, मतलब इतने रुपए का उनको घाटा हुआ एक मालवेयर अटैक की वजह से। पिछले साल कुडनकुलम प्लांट में साइबर अटैक हुआ था। इन सब को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया में हुए साइबर अटैक को देखते हुए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हाल ही में एडवाइजरी जारी की कि चाइना से मैसिव फिशिंग अटैक हो सकता है, पहले से हमें तैयार रहना होगा और हमारे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा। तो अब आगे हम साइबर सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ों को बेसिक से डिस्कस करते हैं ताकि मेंस का ये टॉपिक आपका तैयार हो जाए। पहले आप मुझे साइबर सिक्योरिटी का मतलब बताइए। साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? देखो, साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है साइबर स्पेस को सिक्योर करना, किससे? किसी भी प्रकार के अटैक से, डैमेज से, मिसयूज से या फिर जासूसी से। समझ गए? जैसे आतंकवादी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, ये साइबर स्पेस का मिसयूज है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे देखो 2010 में यूएसए और इजराइल की एजेंसीज ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर अटैक किया था एक वायरस की सहायता से। तो ये एग्जांपल है साइबर अटैक का। वैसे उस कंप्यूटर वॉर्म का नाम भी जान लीजिए जिसकी सहायता से ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर अटैक किया गया था 2010 में यूएसए और इजराइल के द्वारा। उस कंप्यूटर वॉर्म का नाम था स्टक्सनेट, STUXNET। साइबर स्पेस के अंदर देखो ना सिर्फ इंटरनेट आता है बल्कि टेलीकॉम नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब भी आते हैं। 2019 की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है साइबर अटैक्स के। 2019 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी उल्लेख करती है किस प्रकार से पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट आईडी का जो डेटाबेस है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जहां पर देखो 1.1 बिलियन रजिस्टर्ड सिटीजन्स का आधार संबंधित डेटा स्टोर करके रखा गया है। जहां पे ये डिपॉजिटरी है वहां पर काफी साइबर अटैक हुए हैं और ब्रीचेस भी हुए हैं, मतलब डेटा को चुराया भी गया है कुछ हैकर्स के द्वारा हैकिंग के माध्यम से। थर्ड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था कुछ समय पहले इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा और इस रैंकिंग में इंडिया फिसल गया है। 2017 में इंडिया की रैंक थी 23rd, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के मामले में 2018 में इंडिया की रैंक घट के हो गई है 47th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ये उठता है, साइबर सिक्योरिटी की आखिरकार आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता देखो काफी सारे रीजंस की वजह से है। गवर्नमेंट काफी ज्यादा डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रही है, जैसे आधार कार्ड के माध्यम से काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, डिजी लॉकर है। इवन नीचे का पॉइंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके साथ साथ हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी यूएसए और चाइना को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया तीसरा ऐसा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर देखो हमें ये इंश्योर करना है कि साइबर अटैक की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा कुछ समय पहले पुणे के एक बैंक पर साइबर अटैक हुआ था। बहुत सारा जो एटीएम संबंधी डेटा है वो चुरा लिया गया था, सिस्टम कुछ समय तक ठप पड़े रहे थे। तो साइबर अटैक की वजह से इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर हमें ये प्रिवेंट करना है तो साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे देखो इंटरनेट यूजर्स के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है, स्टार्टअप्स के मामले में भी इंडिया तीसरे नंबर पे है। चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में हैं। तो आजकल जो ज़्यादा स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं वो देखो इंटरनेट बेस्ड हैं, इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी की जो आवश्यकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे लास्ट पॉइंट है वल्नरेबिलिटी। आज के समय में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम इंडिया में होता है। इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की हमें आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है डिजिटल इलिटरेसी। लोगों को पता नहीं है किस प्रकार से वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये डिजिटल जो इलिटरेसी है ये एक बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। दूसरा सब स्टैंडर्ड डिवाइसेस एंड इंपोर्टेड डिवाइसेस। देखो हम बहुत सारे
जो इंटरनेट या फिर टेलीकॉम संबंधित इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर हम देखें तो हमारी जो ये इंपोर्ट डिपेंडेंस है ना चाइना के ऊपर, ये भी एक प्रकार से चैलेंज आप इसे कह सकते हो, ऑब्स्टेकल कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी। देखो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, लेकिन उस लिहाज से साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हम नए सॉफ्टवेयर्स नहीं डेवलप कर पाते या फिर नया प्रोटोकॉल हम जारी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, तो अगर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हों जो विभिन्न डिवाइसेस के द्वारा फॉलो किए जाएं तो साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं साइबर सिक्योरिटी पर्सनल की। कहा यह गया था कि आने वाले कुछ सालों में हम 5 लाख ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी से जुड़े पर्सनल को तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है एनोनिमिटी। देखो दूर देश में बैठा कोई पर्सन इंडिया की किसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट को हैक कर लेता है या फिर किसी प्रकार का दूसरा नुकसान पहुंचा देता है, तो देखो पता नहीं लगता कि किसने साइबर अटैक किया है। आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है पर्सन को, लेकिन काफी बार वीपीएन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया जाता है अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से। तो ये जो पता नहीं लग पाता ना किसने साइबर अटैक को अंजाम दिया है, इससे बहुत सारे लोग एंकरेज होते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये एक चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। लास्ट चैलेंज है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज। देखो हमारे देश में कई सारी एजेंसीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस स्टेप्स टेकन। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने की दिशा में। ये कुछ संस्थाओं के नाम हैं, जैसे देखो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देखो डिफेंस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से एक सेंटर है, ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। उसके बाद नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या फिर वुमन की बुलिंग होती है, उन सबको रोकने के लिए ये न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा डिफेंस साइबर एजेंसी, ये मिलिट्री रिलेटेड एजेंसी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जैसे देखो फाइनेंशियल स्फीयर में किसी प्रकार का अटैक हो जाता है तो तुरंत रिस्पांस की आवश्यकता होती है ताकि फर्दर डैमेज को प्रिवेंट किया जा सके। उस दिशा में काम करती है ये टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसके अलावा देखो लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 है, जिसे अमेंड भी किया गया था 2008 में। इस एक्ट का सेक्शन 43 डेटा प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, सेक्शन 66 हैकिंग पर, सेक्शन 69 साइबर टेररिज्म पर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 भी सरकार के द्वारा लाई गई थी। इस पॉलिसी के कुछ मुख्य पॉइंट्स पर हम बात करें, डिफरेंट बॉडीज को सेटअप किया जाएगा ताकि वेरियस लेवल पर थ्रेट को काउंटर किया जा सके, और इसके साथ साथ एक नेशनल नोडल एजेंसी को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि साइबर सिक्योरिटी मैटर्स पर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 लाख लोगों की एक वर्कफोर्स तैयार की जाएगी जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हो साइबर सिक्योरिटी में। लेकिन देखो इस पॉइंट पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, अभी भी हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के मामले में ट्रेनिंग हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेसेस को फिजिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि वो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। अभी देखो जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं साइबर सिक्योरिटी पर, लेकिन उनको थोड़े फिजिकल बेनिफिट्स अगर दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा जागरूक होंगे, वो कदम उठाएंगे साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट, रेगुलर देखो चेकअप करना जरूरी है इक्विपमेंट्स का, और
ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। ये जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो ये सब स्टैंडर्ड हैं, इनसे साइबर सिक्योरिटी अच्छे से इंश्योर नहीं होगी और साइबर अटैक का खतरा हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट, बजाय इसके कि देखो हम चाइना से इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करें, हमें ध्यान देना होगा इस चीज़ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हम हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर करें। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में देखो सिंपल चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए विभिन्न एजेंसीज के बीच। साइबर डेटरेंस, जैसे देखो न्यूक्लियर डेटरेंस का कंसेप्ट है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो डर पैदा करना दुश्मन देश में कि वो आपके ऊपर किसी प्रकार का अटैक ना करें। अगर ऐसा होता है तो इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा आपके ऊपर, आपको ये पता होना चाहिए। उसी प्रकार से साइबर डेटरेंस का ये कंसेप्ट काम करता है। जैसे देखो पाकिस्तान अगर अपने हैकर्स को समर्थन देता है कि आप इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाओ, तो इंडिया भी दुगनी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। अगर इस प्रकार का डर हम पाकिस्तान के मन में पैदा कर देते हैं तो पाकिस्तान अपने हैकर्स को सपोर्ट करना बंद कर देगा। यही साइबर डेटरेंस है, मतलब डर पैदा करना ताकि अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है बेटर रेगुलेशन एंड एडॉप्शन ऑफ नॉर्म्स। अच्छे से जो साइबर सिक्योरिटी संबंधित नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाए और रेगुलेशन भी बेहतर हो। साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब अगर साइबर अटैक की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इस प्रकार का फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बिजनेस में। IT एक्ट 2008 को अमेंड करके और इफेक्टिव बनाया जाए, स्किल डेवलप की जाए। साइबर सिक्योरिटी संबंधित जो पॉलिसी है पुरानी हो चुकी है, इसे अपडेट किया जाए। समय समय पर साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होता रहना चाहिए ताकि कमियों का पता लग सके। और स्टेट लेवल पे भी साइबर सिक्योरिटी संबंधित फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और सबसे लास्ट में बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर क्राइम के ऊपर। इस कन्वेंशन ने भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था ताकि विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। तो बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है उसके प्रोविजंस को भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए और जो फ्रेमवर्क इस कन्वेंशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस फ्रेमवर्क को भी हम इंडिया में अडॉप्ट कर सकें, ऐसी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी संबंधित इशू को हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।